हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित के बारे में। कक्षा 11वीं का गणित हम क्रमचय और संचय अध्याय पढ़ रहे हैं। उसके अंदर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात यहाँ शेयर कर देता हूँ कि जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को मैग्नेट ब्रेन्स पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। मतलब आपको किसी भी जगह पर किसी भी लेक्चर को देखने के लिए कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2-4 लेक्चर्स आपको दिखाने के बाद बोले कि पैसे दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कुछ नहीं है। बस पूरी तरह आपको फ्री पढ़ना है। और बात करनी है आज विविध प्रश्नावली की। मतलब क्रमचय संचय फिनिश हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ तो भाग बाकी है। चलिए शुरुआत करते हैं विविध प्रश्नावली के कुछ सवालों के साथ, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप ध्यान रखिए। तो पहला सवाल है विविध प्रश्नावली का कि डॉटर शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन होते हैं। अब 2 स्वर तथा 3 व्यंजनों के बारे में अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले देख लें डॉटर शब्द के अंदर कितने स्वर कितने व्यंजन हैं। तो डी, ए, यू, जी, एच, टी, ई, आर। इसमें 2 स्वर और 2 व्यंजन से बात करें। सबसे पहले देख लेते हैं स्वर कितने हैं। तो स्वर इसके अंदर है, ए है, यू है और ई है। व्यंजन कोई छूट जाए तो कमेंट कर देना भाई लोगों। व्यंजन डी, जी, एच, टी और आर। आपको शब्द बनाने हैं 2 स्वर और 3 व्यंजन का। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप सवाल को सीधा सीधा कर सकते हैं अगर आपने पहले से लेक्चर से लेके अभी तक सब कुछ देखा है तो। पहली बात तो यह कि हमारे सामने 3 स्वर हैं, तो हम असमंजस की स्थिति में है कि कौन से 2 स्वर को लें। तो पहले आपको इनमें से 2 स्वर का चयन करना पड़ेगा कि 2 स्वर कौन से लिए जाएं। उसके बाद 2 स्वर का चयन, 3 में से 2 स्वर का चयन 3C2 तरीकों से किया जा सकता है। 3C2 का मतलब है 3 और 2 के बीच में अंतर 1 है, इसीलिए यहां पर 3 आ जाएगा। उसके बाद व्यंजन हमारे पास 5 हैं, तो अगर मैं 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजन का चयन करता हूं तो यहां पर आपको 3 व्यंजन का चयन करना पड़ेगा। तो 3 व्यंजन का जो चयन है वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है कि 5 में से 3 व्यंजन निकाल लो, तो 5 गुणा 4 बटा 2। क्यों? क्योंकि 5C3 5C2 के बराबर होता है और 5C2 ऐसे ही निकलता है जिसका मान 10 आया। तो सबसे पहले आपको 2 स्वर और 3 व्यंजन निकालने हैं। तो 2 स्वर निकाले, 3 व्यंजन निकाले। 2 स्वर और 3 व्यंजन के चयन के तरीके 3 गुणा 10। अब उसके बाद स्वर और व्यंजन अपन ने चयन कर लिए हैं। चयन के बाद इनका कुल क्रमचय कितना होगा? तो सर क्रमचय जो होगा वो 5 फैक्टोरियल तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि 5 शब्द है जो निकाले हैं हमने चयन करने के बाद 2 स्वर 3 व्यंजन में, उन 5 को जमाना है एक रेखा में ताकि नए नए शब्द बने। तो 5 को 5 जगहों पर जमाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। तो सबसे पहली बात, सीधा सीधा आंसर, क्या आंसर सर जी? कि अगर 2 स्वर को चयन करने के तरीके 3 व्यंजन को चयन करने के तरीके 10, और उसके बाद इनको चयन करने के बाद इनका क्रमचय, तो क्रमचय 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो बस ये तो मिला 30 गुणा 120, तो 3600 हमारा जवाब होना चाहिए। ये है संचय, ये क्रमचय और दोनों का कुल तरीका। इस सवाल में हमें क्रमचय और संचय दोनों करना है। पहले हम संचय करते हैं, बाद में क्रमचय करते हैं, है ना। मतलब पहले चयन करेंगे, उसके बाद ही उनको जमाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण तथा अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हो? अब यहां पर आपको यह नहीं बोला कि इक्वेशन में से आपको 3 स्वर निकालने हैं या 4 व्यंजन निकालने हैं, नहीं। उनने बोला कि आप इनको एक साथ रखना है। स्वर स्वर एक साथ एक डब्बे में बंद कर दो, व्यंजन व्यंजन एक डब्बे में बंद कर दो। तो पहले अपन देख लेते हैं कि इक्वेशन के अंदर स्वर कितने हैं। तो स्वर की संख्या ई है, ठीक है, यू है,
ए है, आई और ओ है, मतलब पांचों के पांचों स्वर है इसमें। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं ना। और व्यंजन कितने? तो व्यंजन होते हैं क्यू है, उसके बाद टी है, फिर एन है। हो गए क्या? 4 और 3, 4 और 4 8, यहां पर 5 और 3 8। ठीक है, अब देखो पांचों स्वर को एक साथ रखना है। ठीक है, पांचों स्वर को अगर एक साथ रखना है तो एक बात बताइए, 5 स्वरों को एक साथ रखने के तरीके। तो 5 स्वरों को एक साथ रखने के 5 अलग अलग जगहों के 5 फैक्टोरियल तरीके, क्योंकि एक डिब्बे के अंदर आप इनको बंद कर देंगे ऐसे। ई है, फिर क्यू है, फिर ए है, या ई क्यू नहीं, ई है फिर यू है, ई ए यू ए आई और ओ। इनको आप अंदर जमा सकते हैं, मतलब आप ए को पहले लिख सकते हैं, यू को बाद में, मतलब इनका भी आपस में क्रमचय हो सकता है। उसी तरह 3 स्वरों का क्रमचय या 3 व्यंजनों का क्रमचय, जो 3 व्यंजन है ना ये, इनका क्रमचय कितना? तो 3 व्यंजनों का क्रमचय के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो 3 व्यंजनों का जो क्रमचय है वो कुछ इस तरह से होगा कि आप 3 व्यंजनों को 3 जगहों पर रखेंगे तो 3 फैक्टोरियल तरीके। कैसे रखेंगे? ऐसे Q T N। अब देखो यार, थोड़ी सी पता है नई चीज यहां ये हो रही है कि अब आप इस वाले बॉक्स को पहले, मतलब आपके पास 2 डिब्बे हैं, आपने 5 स्वरों को एक डिब्बे में बंद कर दिया, 3 व्यंजनों को एक डिब्बे में बंद कर दिया। अब इन दोनों डिब्बों को आप आपस में जमा सकते हैं। हां जी सर, तो आपके पास कुल क्रमचय कितने होंगे या कुल तरीके कितने होंगे, ये देखो, सुनना ध्यान से। आपने 5 स्वरों को एक साथ जमा दिया, 3 व्यंजनों को एक साथ जमा दिया। यह करने के बाद 5 स्वर और 3 व्यंजन की कहानी एक साथ बन गई। अब ऐसा हो सकता है कि ये वाले डिब्बे के पहले आप, मतलब पहला डिब्बे में 5 स्वर आए, बाद में 3 व्यंजन आए, या फिर 3 व्यंजन पहले आए, बाद में स्वर आए। जैसे मान लीजिए एक शब्द बना है ई क्यू ए आई ओ क्यू टी एन, एक बना है क्यू टी एन ई क्यू ए आई ओ, मतलब एक बार ये आगे आ सकता है, एक बार ये आ सकता है, तो ऐसे 2 तरीके हो सकते हैं। तो आपको 2 तरीकों से गुणा करना पड़ेगा। या फिर ऐसा कि ये 2 बॉक्स हैं, इन 2 बॉक्स को कितने तरीकों से जमा सकते हो? 2 फैक्टोरियल तरीके से। 2 फैक्टोरियल का मतलब फिर से 2, तो जवाब हुआ 2 गुणा 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। 6 दूनी 12, 12 गुना 12 144 और आखिरी में 140 तरीके, 1440 तरीके। डन है। उम्मीद है मुझे कि आपकी साइड से यह काम हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि आपको यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हो तो एक बार कमेंट कर देना यार। 9 एक सवाल हमने ऐसा किया था जहां हमने टेबल बनाई थी, अभी भी टेबल बना लेंगे अपन ताकि टेंशन थोड़ी कम रहे। 9 लड़के और 4 लड़कियों में से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि समिति में तथ्यतः 3 लड़कियां हैं, न्यूनतम 3 लड़कियां या अधिकतम 3 लड़कियां हैं? ऐसे सवाल में आप सारे केस बना लो। 9 लड़के और 4 लड़कियां हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रश्न में 9 लड़के और 4 लड़कियां हैं, तो अपन टेबल यही बना लेते हैं छोटी सी। तो अगर मैं बॉयज़ के बारे में बात करूं तो 9 है, और गर्ल्स के बारे में बात करूं तो 4 लड़कियां हैं, और आपको 7 सदस्यों की टीम बनानी है। कितने? 7। 9 बॉयज़ और 4 लड़कियां, और आपको 7 सदस्य निकालने हैं। अब देखो क्या क्या तरीके किए जा सकते हैं। 7 सदस्यों की टीम बनानी है तो 4 अकेली लड़कियों को लेने से तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको 7 सदस्य की टीम बनानी है तो आप किस किस तरीके से बना सकते हैं, उन तरीकों को यहां पर हमें देखना है। देखिए, पहला, आप 7 लड़के ले लीजिए और लड़कियों को एक भी मत लीजिए। ऐसा हो सकता है? हाँ जी।
आप 6 लड़के ले सकते हैं और 1 लड़की ले सकते हैं। आप 5 लड़कों को ले लीजिए, 2 लड़कियों को ले लीजिए, 4 लड़के 3 लड़कियां, 3 लड़के 4 लड़कियां, ऐसा ही होगा क्या? हाँ, इसके अलावा कोई और केस नहीं बनता। 0 1 2 3 4, क्योंकि 4 ही लड़कियां, इसके अलावा कोई लड़की यहां पर नहीं है। क्या आप इस बात को समझ चुके हैं? अगर आप 7 लड़कों का चयन करते हैं तो 7 लड़कों के चयन करने का कुल तरीका 9 में से 7 लड़कों का चयन करना, 7 या 9C7 गुणा 4 में से एक भी लड़की का चयन नहीं करना, 4C0। 9 में से 6 लड़कों का चयन करना, 9C6 गुणा 4 में से एक लड़की का चयन करना। 9 में से 5 लड़कों का चयन करना, तो 9C5 गुणा 4 में से 2 लड़कियों का चयन करना। अब गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ अकेला ये करने से कुछ नहीं होगा, इसे भी लेना पड़ेगा। 4 में से या 9 में से 4 लड़कों का चयन करना, 9C3, 4 में से 3 लड़कियों का चयन करना, 4C3। क्या आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं? 9C4, ठीक है। 9 में से 4 लड़के, 4 में से 3 लड़कियां, 9 में से 3 लड़के और 4 में से चारों लड़कियां। अब इन्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। मतलब हमें यहां देखो, जवाब देने में तो कुछ नहीं है, जवाब आपके सामने है। छोटा मोटा कैलकुलेशन है जो आपको करना है और कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं कैलकुलेशन करके क्या क्या आता है। तो 9C7, अब आपको पता है कि 9C7 जो है वो 9C2 के बराबर, क्योंकि 7 और 2 9, तो 9C7 अगर 9C2 के बराबर तो 9 गुणा 8 बटा 2, तो 9, ये 4 बार कटा तो 9 चौक 36। 4C0 1 के बराबर होता है, किसी का भी NC0 1 के बराबर होता है, तो यहां पर मिलेगा 36 गुणा 1 मतलब 36। 9C6, ये सवाल थोड़ा सा और पलट जाएगा। जब मैं 9C6 के बारे में बात करूंगा तो 9C6 के बारे में बात करो, या तो आप 9C6 के बारे में बात करो या फिर आप 9C3 के बारे में बात करो, क्योंकि 3 और 6 बराबर। तो 9C3 का मतलब है 9 का 8 में गुणा करो और उसके बाद 7 में गुणा करो, भाग दे दो 3 फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है, तो ये मिलेगा 9 गुणा 8 गुणा 7 बटा 6। ये कटेगा 3 बार, ये 2 बार और ये 4 बार। 12, 4 3 12 गुणा 7 84, और 84 का 4C1, 4C1 का मतलब 4 होता है, तो इसका मान आया 4। ठीक है, तो 84 गुणा 4, 8 चौक 32, 4 चौक 16, तो 336 होगा, है ना? हाँ जी। 9C5, अब ये कुछ चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 9C5, तो 9C5 का मतलब है 9C5 बराबर, इसे 9C4 भी लिख सकते हो, तो 9C4 का मतलब क्या होगा? 9 के बाद ऐसी 4 संख्याएं लिख दो, मतलब 9 और 9 के बाद की 4 संख्याएं गुणा 4 फैक्टोरियल। सीधा सीधा 9C5 करते तो वहां तक 5 तक लिखते और उसके बाद यहां पर हम 5 फैक्टोरियल से भाग देते, चीजें कट के वही आती। तो ये मिलेगा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, तो 6 चौक 24 और 4 दूनी 8। ठीक है, 9 सत्ती 63, 63 का डबल 126, और 4C2 का मतलब है 12 बटा 2, तो 12 बटा 2 मतलब 6। 4C2 कैसे निकालेंगे? 4 गुणा 3 बटा 2, 4 गुणा 3 12, 12 बटा 2 6, तो 126 का 6 में गुणा किया जाएगा, तो 6 36 हो गए। ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है, 6 एकम 6 और 1 7। अब 9C4 का मतलब तो वही 126, 9C5 और 9C4 बराबर है 126, गुणा किसमें करना पड़ेगा? 4C3,
4C3 4 के बराबर, क्योंकि 4 और 3 का अंतर जो है वो 1 है, तो 4C3 4 के बराबर। तो 126 का अगर 4 में गुणा करोगे तो 125 का 4 में गुणा करोगे तो 250, 250 का डबल 500, फिर 4 बच गए तो 504। आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। उसके बाद 9C3 9C6 के बराबर, तो ये मिलेगा 9C6 मतलब 84 के बराबर। और उसके अलावा 4C4 तो एक ही होता है, तो ये मिला कुल 84। अब आप 1 बाय 1 सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए 1 बाय 1। तथ्यतः 3 लड़कियां हैं, तथ्यतः 3 लड़की की बात जहां होगी वहां सिर्फ और सिर्फ 3 लड़कियां होनी चाहिए। 3 लड़कियां तो 4 लड़के, बस ये तथ्यतः 3 लड़की कहना काफी है। इसका मतलब वो वाला केस जहां 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं वही आपका जवाब होगा। न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, अगर न्यूनतम 3 लड़की है तो 3 लड़की हो सकती है, 4 लड़की भी हो सकती है। तो 3 लड़की और 4 लड़की वाले केस को जोड़ दो, तो 5C4 में आप 84 को जोड़ेंगे तो 4 4 हो गए 8 और 50 और 8 58। उसके बाद अधिकतम 3 लड़कियां हैं। अधिकतम 3 लड़कियों के बारे में जब बात आएगी तो हम 0, 1, 2 और 3, अधिकतम का मतलब है 0 लड़कियां हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 हो, इससे ज्यादा नहीं, तो 0 होगी चलेगा, 1, 2 और 3, मतलब ये वाले सारे केस जोड़ने पड़ेंगे। तो क्या क्या करना पड़ेगा, 36 में 336 जोड़ो, उसके बाद 756 जोड़ो, 504 जोड़ो, ठीक है। तो 6, 12, 18 और 4 22 हासिल 2, 3, 6 और 3, 3, 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13 हासिल 1। उसके बाद 3 और 7 10, 10 और 5 12, 10 और 5 15, 15 और 1 16। तो 1632 वो केस होंगे जहां पर अधिकतम 3 लड़कियां हो सकती है। कुल केस कितने होंगे, तो इन सबको जोड़ दो यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये प्रश्न 3 था विविध प्रश्नावली का। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है कि यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द के पूर्व कितने शब्द आएंगे। तो देखिए आपको यह बोला है कि जैसे आप यहां पर जितने भी शब्द हैं उनसे या सारे एग्जामिनेशन के अंदर जितने भी शब्द अक्षर हैं उन सभी को अलग अलग करो और उनसे जितने भी शब्द बना सकते हो, ठीक है, सभी अक्षरों को साथ में लेना है। तो आप पहले ए से शुरू होने वाले शब्द बनाओगे, भले उनका मतलब निकले या ना निकले। फिर उसके बाद ए के बाद बी, तो बी तो इसमें है ही नहीं, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई आएगा, मतलब ए के शब्द खत्म हो जाएंगे सारे बन के, फिर क्या आएगा, ई आएगा। तो आपको बोला कि ए ई का जो शब्द पहला होता है उसके पहले कितने शब्द है, तो उसके पहले तो ए से बनने वाले शब्द ही हैं, क्योंकि ई के पहले बी सी और डी तो है नहीं इस शब्द के अंदर। तो हमें वास्तव में ए से बनने वाले शब्दों के बारे में ही बात करनी है। तो जब भी आपको शब्दकोश के बारे में बात आती है तो सबसे पहले आप जितने भी अक्षर हैं उनको सीरियल वाइज लिख लीजिए कि देखिए ए है, बिल्कुल है, ए के बाद ई है, बिल्कुल है, ई के बाद एफ जी एच नहीं है, आई है, बिल्कुल है, जे के एल नहीं है, एम है, बिल्कुल है, फिर एन है, वो भी है, ओ है, बिल्कुल है, पी नहीं है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब पहले जोड़ देते हैं कौन कितनी बार आया है। तो ए आया है 2 बार, ई आया है 1 बार, उसके बाद आई आया है 2 बार, 1 और 2, एम 1 बार, एन आया है 2 बार, उसके बाद ओ भी आया है 1 बार, टी भी आया है 1 बार और एक्स भी आया है 1 बार। तो कुल मिला के ये इतनी बार है। काउंट करें कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जोड़ के देख लो कितने हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11, मतलब अपन ने कैलकुलेशन जो की वो सही की है। तो इन 11 अक्षरों से अब शब्दकोश बनाने जा रहे हैं। तो ई से जो शब्द शुरू होंगे उसके पहले ए से बनने वाले शब्द होंगे।
तो अगर ए से बनने वाले शब्द होंगे तब मैं कह सकता हूं कि ई से शुरू होने वाले के पहले कितने बनेंगे, तो ए से शुरू होने वाले शब्द बनेंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ई से प्रारंभ होने वाले शब्द के पूर्व ए से बनने वाले शब्द होंगे। और ए से बनने वाले शब्द मतलब यहां पर कुल कितने शब्द हैं, 11 हैं। तो आपने क्या किया, 11 बॉक्स बना लिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आई होप कि ये 11 बन चुके हो, ठीक है। और पहले डिब्बे पर आपने ए को रख दिया, आपने ए को फिक्स कर दिया, मतलब आप यहां से ए को नहीं बदलेंगे, ए यहां पर फिक्स हो चुका है। अब यदि ए यहां पर फिक्स हो चुका है तो बाकी की जो 10 जगह है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 जगहों पर आप किन किन को रख सकते हैं। तो आपके पास रखने के लिए अब ए बचा है एक बार, ध्यान से देखो, 2 थे, एक को यहां रखोगे, एक तो बचेगा। फिर ई है तो ई में भी एक बचेगा, आई के अंदर 2 है तो आई 2 के 2 है, एम जो है वो भी 1 है, एन 2 है, ठीक है, और ओ भी 1, टी भी 1 और एक्स भी 1। तो एक बात बताइए, इन 10 जगहों पर अगर आप इनमें से इनको जमा देंगे तो शब्द तो हमेशा शुरू ए से ही होगा, मतलब इन 10 जगहों पर इन 10 अक्षरों को जमाना है। तो कुल शब्द कितने बनेंगे सर, तो ये 10 शब्द हैं, 10 अक्षर हैं, 10 फैक्टोरियल तरीके से जमा सकते हैं, लेकिन उसमें से ये 2 एक जैसे हो और ये 2 एक जैसे हैं, तो हमें इनसे भाग देना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से, और यही शब्द ए से शुरू होने वाले हैं, और ई से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उसके पहले ए से शुरू होने वाले शब्द ही होंगे, तो यही हमारा जवाब होगा। वही शब्द जो ए से शुरू हो रहे हैं, वही शब्द जो ई के पहले आ रहे हैं, बात सेम है। सवाल थोड़ा टेढ़ा था, बाकी अच्छा था। आगे बढ़े, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ा जाए। अगर समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, नहीं आया हो तो भी बता देना। 0 1 3 5 7 तथा 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। अब ये बचपन वाला सवाल होता है, मतलब बेसिकली कि कौन सी संख्याएं 10 से विभाजित होती है, तो वो सारी संख्याएं जिनके आखिरी में 0 होना चाहिए, ठीक है। यहां पर बिना पुनरावृत्ति किए बोला है, मतलब आप एक संख्या को या एक अंक को एक ही बार लिखेंगे। 6 अंकीय संख्या बनानी है। आपके पास कौन है, 0 है, 1 है, 3 है, 5 7 और 9 है। तो ये 6 अंक हैं, इन 6 अंक से 6 अंक की संख्या बनानी है, मतलब इन सभी का प्रयोग करना है, क्योंकि पुनरावृत्ति करनी ही नहीं है। तो आपको 6 अंक की संख्या बनानी है, और संख्या 10 से विभाजित होनी चाहिए। किससे, 10 से। अगर संख्या 10 से विभाजित हो रही है तो उसके आखिरी में 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर 10 से विभाजित होना है संख्या को, क्या मेरी बात आप लोग समझ चुके हैं, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, भले शुरुआत में कुछ भी हो पर आखिरी में 0 होना चाहिए। तो इस 0 को उठाकर अपन ने यहां रख दिया कि भाई साहब आपकी जरूरत आखिरी जगह पर है, आप बीच में कहीं नहीं आ सकते, आप बीच में आओगे तो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है। फिर बच गई ये 5 जगह है, इन 5 जगहों को आपको इन 5 से भरना है बिना पुनरावृत्ति किए। तो इन 5 जगहों को इन 5 से कितने तरीकों से भर सकते हैं, तो सर 5 जगह है, 5 अंक, पुनरावृत्ति है नहीं, तो 5 जगहों को 5 डब्बों पे रखने की जरूरत, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, और यही आपका जवाब है। इन 5 डिब्बों को भरने के तरीके, इन 5 की मदद से 120, दैट्स इट, बस। चलिए तो 5वां प्रश्न भी यहां पर समाप्त होता हुआ। कितना सिंपल सवाल है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है, हाँ ठीक है, पता है। इस वर्णमाला के 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। अब 2 भिन्न स्वर और 2 भिन्न व्यंजन, 5 स्वर हैं, 5 में से 2 स्वर निकालने पड़ेंगे। 5 व्यंजन है,
5 में से 2 व्यंजन निकालने पड़ेंगे। क्या ये बात ठीक है? तो 5 में से 2 स्वर निकाल दो, 5 में से 2 व्यंजन, या 21 व्यंजन है, सॉरी 21 में से 2 व्यंजन निकालने पड़ेंगे। उसके बाद कितने शब्दों की रचना की जा सकती है, मतलब इसके बाद आप कितने नए शब्द बना सकते हैं। तो ध्यान से देखो, हाँ चलो, सबसे पहले 5 स्वर में से आपको 2 व्यंजन चुनने पड़ेंगे। 2 व्यंजन चुन सकते हो क्या 5 स्वरों में से? 5 स्वरों में से 2 व्यंजन कितने तरीकों से चुन सकते हैं? 0 तरीकों से। 2 स्वरों का संचय, है ना, क्योंकि 5 स्वर में से 2 व्यंजन चुने नहीं जा सकते। तो 5 में से 2 का चयन करना है, तो 5C2, और 5C2 निकालने का तरीका 10। 5 को 4 में गुणा करके 2 से भाग दे दो। ये अपन कितनी बार निकाल चुके हैं इसी प्रश्नावली में। उसके बाद 21 व्यंजन में से 2 व्यंजन निकालने। 21 व्यंजन में से आपको 2 व्यंजन निकालने, और निकालने का मतलब संचय होता है। तो यहां पर 21C2, 21C2 मतलब 21 गुणा 20 बटा 2, तो यह मिला 210। अब देखो यार, आपने 2 स्वर और 2 व्यंजन निकाल लिए हैं। 2 स्वर और 2 व्यंजन निकलकर हो गए 4। इन चारों की मदद से आप कितने नए शब्द बना सकते हैं? तो क्या आप कह सकते हैं कि 2 स्वर एवं 2 व्यंजनों का क्रमचय। क्रमचय मतलब आप इनको कितने नए क्रमों में जमा सकते हैं। तो इनका जो क्रमचय है वो 4 फैक्टोरियल तरीकों से बन सकता है। क्यों? क्योंकि 2 स्वर 2 व्यंजन मिला के 4 हो गए। 4 की मदद से आप 24 ऐसे शब्द बना सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको 2 स्वर मिल गए ए और ई, और व्यंजन मिल गए एम और वाई। तो क्या क्या बनाओगे? ए ई एम वाई, ऐसे कुछ। इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। तो 24। तो देखिए आपका जो जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो जवाब ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले मैं 2 स्वर निकालूंगा, उसके बाद 2 व्यंजन निकालूंगा और उन्हें जमा दूंगा। बस इतना सा जवाब है। या फिर इसे दूसरे तरीके से, अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो कुछ नहीं सर, 2 स्वर निकालूंगा, 2 स्वर निकालने का तरीका 5C2, 2 व्यंजन निकालूंगा 21C2, और इन्हें जमा दूंगा 4 फैक्टोरियल तरीके से। और मेरे हिसाब से यह आंसर चेक करने वाले सर के लिए भी इजी होगा और आपके लिए भी इजी होगा। वो समझ जाएंगे आपने क्या किया, वो समझ जाएंगे 5 में से 2 निकाले, 21 में से 2 निकाले, 4 मिले, चारों को जमा दिया। बस अगर आप यहाँ जवाब लिखते कि 10,000 5,000, तो फिर कैलकुलेशन उनको करके देखना पड़ेगा, इसीलिए ये ज़्यादा सही होता है। खैर, बात कर देंगे 7वें सवाल के बारे में। किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं, जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त हैं, खंड 1 और खंड 2। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए 8 प्रश्नों को हल करना है। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है? देखिए, प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं, खंड 1 और खंड 2, ऐसे बोला है ना, मतलब अपन ने देखा होगा खंड 1 है और 2 है। 1 और 2 में, खंड 1 और खंड 2 में इसमें 5 सवाल है और इसमें 7 सवाल है। अब मुद्दे की बात ऐसी है कि आपको कुल 8 प्रश्नों को हल करना है। तो जैसे परीक्षा में ऐसा होता है ना कि इनमें से किसी के भी 4 के जवाब दे दो, तो ऐसा ही है। और हर खंड से कम 3 प्रश्नों का जवाब तो देना है। तो ये कितने तरीकों से हो सकता है इसे देख लेते हैं। पहले बात करते हैं खंड ए से कितने लिए जाएंगे, ठीक है, और दूसरा खंड बी से या खंड 2 से। तो खंड 1 के अंदर 5 प्रश्न है और खंड बी के अंदर या खंड 2 के अंदर 7 प्रश्न है। दोनों से मिला के आपको 8 प्रश्न का जवाब देना है और हर खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों को तो लेना ही है। तो अगर मैं पहले वाले खंड से 3 प्रश्न लेता हूं तो दूसरे वाले खंड से मुझे 5 प्रश्न लेने पड़ेंगे।
अगर मैं यहां से 3 से एक ज्यादा 4 प्रश्न लेता हूं तो यहां से भी मुझे 4 लेने पड़ेंगे, और अगर यहां से 5 प्रश्न लूंगा तो यहां से 3 लेने पड़ेंगे। अब यहां 5 से ज्यादा प्रश्न है नहीं तो ले नहीं सकते, 3 से कम लेना नहीं है, तो यही तरीके होंगे। ठीक है, तो पहले वाले खंड में या जब पहले खंड से 3 और दूसरे खंड से 5 प्रश्न का चयन करना है तो क्या होगा सर, 5C3 गुणा 7C5। 5C3 गुणा 7C5 मतलब 5 में से 3 का चयन कर लो, 7 में से 5 का चयन कर लो, दोनों को करना जरूरी, बिल्कुल। 5C3 7C5 के बराबर ही है, मतलब सॉरी 5C3 5C2 के बराबर ही है, तो ये मिलेगा 5 गुणा 4/2 मतलब 10। 7C5 7C2 के बराबर, अपन देख चुके हैं इन चीजों को, तो यार रट चुके हैं कि 7 और 2 5 होते हैं, इसलिए 7 गुणा 6/2 21। तो पहले वाले केस में हो गए टोटल 210 तरीके। दूसरे वाले केस में 5C4, तो 5C4 निकालना तो बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि 5 और 4 का जो अंतर है, मतलब 5C4, 5 में से 4 निकाल लो, उसके बाद 7 में से 4 निकाल लो, यहां से भी 4 और यहां से भी 4। 5 में से 4 निकालने का तरीका सिर्फ और सिर्फ 5 है ना, क्योंकि अंतर 1 है। 7 में से 4 निकालने का मतलब है 7 में से 3 निकालना, और 7 में से 3 निकालने का मतलब है 7 गुणा 6 गुणा 5/3 फैक्टोरियल, है ना जी। इसके बाद की 3 संख्याएं लिख दो, मतलब 7 6 5 और 3 फैक्टोरियल से भाग दे दो, क्योंकि यहां पर 3 है, तो 7 गुणा 6 गुणा 5/6, तो ये मिला 35। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, तो 35, 25 और ये 17, 5 3 15 और 2 17। 5 में से 5 को निकाल लीजिए और उसके बाद 7 में से 3 को निकाल लीजिए। तो 5 में से 5 निकालने का सिर्फ एक तरीका NCN 1 होता है, और 7 में से 3 निकालने का तरीका जैसा अभी आया था वैसा ही, तो 1 गुणा 35, 7C3 7C4 के बराबर, इसीलिए 35। अब इन तीनों को आप या इन तीनों के द्वारा आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, मतलब आप कुल तरीके आपके जो होंगे उसमें इन तीनों के तरीके को जोड़ दो, तो कुल तरीके इतने कि या तो आप 3 और 5 वाला कॉम्बिनेशन ले लो, या फिर 4 और 4 वाला कॉम्बिनेशन, और तीसरा 5 और 3 वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 35 में से 5 इधर गया तो 180, 180 प्लस 3 210, 210 210 420, चाहो तो ऐसे जोड़ लो, या फिर ये 0 है, 7 3 10, 10 और 7 3 10 और 1 11 और 1 12। ठीक है, कैरी 2, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 420। तो यहां पर प्रश्न का सही जवाब 420 होगा। ये प्रश्न 7वां यहां पर समाप्त होता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आए तो प्लीज यार मुझे बताते रहना कमेंट करके किसी भी माध्यम से। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तथ्यतः एक बादशाह है। अपन ने एक सवाल ऐसा किया था जहां तथ्यतः एक इक्का था, है ना जी, तथ्यतः एक बादशाह है। 52 की गड्डी में से 5 पत्तों का चयन करना है, ठीक है, तो एक बादशाह चाहिए। तो आप क्या करो, 4 में से एक बादशाह निकाल लो, क्योंकि 4 बादशाह अपने पास हैं, अपन देख चुके हैं, हर पत्ते के पास एक एक बादशाह होता है, तो टोटल 4 तरह के पत्ते, इसलिए 4 बादशाह हैं। एवं आपके पास बच जाएंगे 48 पत्ते, तो 48 में से आपको 4 अन्य पत्ते निकालने पड़ेंगे, तब जाकर 5 पत्ते आ जाएंगे, उसमें एक बादशाह रहेगा। हमने क्या किया, 52 पत्तों में से चारों बादशाह को अलग कर दिया, तो बचे 48 पत्ते। अब उन 4 बादशाहों में से एक बादशाह लेना है, बाकी 48 में से 4 पत्ते लेने हैं, इस तरह कुल 5 पत्ते हो जाएंगे और एक बादशाह हमारे पास रहेगा। तो 4 में से एक बादशाह निकालने का तरीका 4C1, बाकी 48 पत्ते जो बचे हैं उनमें से हमें 4 पत्ते और निकालने हैं, तो 48C4 चयन करना है, संचय क्रमचय करना है, या संचय करना है, क्रमचय नहीं करना। जमाना नहीं है कि निकालने के बाद जमाओ भी सही,
ऐसा नहीं। 4C1 का मतलब 4 गुणा 48C4, 48C4 के बराबर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है ये भी आपने हल कर लिया होगा, या ये प्रश्न भी आपसे हल हो चुका होगा। सिंपल है ये तो यार। 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती है। इस प्रकार कितने विन्यास संभव है? देखिए 5 और 4 मिलाकर कुल 9 लोग। आपको 9 लोगों को 9 जगहों पर बिठाना है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इतना आसान इसलिए नहीं है कि 4 जो महिलाएं हैं उन्हें सम स्थानों पर बिठाना है। तो मान लीजिए हमने कुल इन लोगों के लिए 9 स्थानों की जगह कर दी। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो सम स्थान कौन से? अगर ये एक स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये 9वां। महिलाओं को 5 पुरुष है और 4 महिलाएं। अब इन 4 महिलाओं को आपको 4 जगहों पर बिठाना है जिनकी संख्या सम है। मतलब आप महिला को यहां बिठा सकते हैं, अगली महिला के लिए जगह ये होगी, और अगली महिला के लिए जगह ये होगी, और अगली महिला के लिए जगह ये होगी। आपने देखा होगा, मतलब इस सवाल को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हम बसों में जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने सिटी बस देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने अन्य बसें भी देखी होगी। वहाँ पर कुछ सीटें रिजर्व होती है। मेट्रोज में महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, बच्चों के लिए सीटें रिजर्व होती है। तो वहाँ ये है कि उस पर पुरुष नहीं बैठ सकते, मतलब खाली है तो बैठ सकते हैं। बसों में तो ऐसा होता है, मेट्रो में भी होता है, लेकिन अगर कोई आएगा ऐसा पर्सन जिसके लिए वो रिजर्व है तो आपको उठना पड़ेगा। वही तरीका है, वही कॉन्सेप्ट है कि दूसरी, चौथी, छठी और 8वीं जगह पर 4 महिलाओं को बिठाना है। तो 4 महिला है, जगह कितनी? 4। तो क्या कह सकते हो कि 4 महिलाओं को 4 सम स्थानों पर बिठाना। 4 महिलाओं को 4 सम स्थानों पर बिठाना, या सम स्थानों का क्रमचय। ये शब्द बिठाना थोड़ा सही नहीं लगता, मतलब नंबर कम मिलते हैं, मतलब एक इंप्रेशन सही नहीं आता। अपन क्रमचय की बात करते हैं। तो 4 महिलाएं, 4 स्थान, 4 फैक्टोरियल तरीके। बच गई 5 जगह, 1 3 5 7 और 9। यहां पर 5 पुरुषों को बिठाना है। तो 5 पुरुषों को 5 विषम स्थानों पर बिठाना। अब विषम क्यों? क्योंकि सम पर तो महिलाएं बैठ चुकी है। का क्रमचय। तो यह मिला 5 फैक्टोरियल। क्या सिर्फ महिलाओं को बिठाने से काम हो जाएगा? नहीं, हमें पुरुषों को भी बिठाना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि पहले मैं 4 जगहों पर 4 महिलाओं को और 5 जगहों पर 5 पुरुषों को बिठा दूं। यही मेरा जवाब है। अब ये 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपने को पता है। 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28। तो आपका जवाब ये ऐसा कुछ होना चाहिए, 2880। चलिए, क्या ये चीज भी आप लोग समझ चुके हैं? सवाल सारे सिंपल हैं यार। मतलब देखिए क्रमचय संचय के जो ये वाले सवाल रहते हैं ना, ये सिंपल है। वो NC5 बराबर NC3 प्लस NC2 ऐसे जो सवाल आते हैं ना, जिसमें सूत्र सीधा सीधा लगता है, सूत्रों को सरल करना होता है, वो कठिन होते हैं। अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ मुझे बताते रहना, नहीं आए तो भी बताते रहना। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि या तो वो तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। पक्के दोस्त हैं मतलब। भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? अब इस सवाल को आप एक बार कोशिश करके देखो। मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूं। या तो आप उन तीनों को ले लो,
तो अगर उन तीनों को लेना है तो 10 का चयन करना था, पर उन तीनों ने अपनी मर्जी चलाई कि हमें तो जाना है, तो 25 में से उन तीनों को हटा दो और 10 में से अब 7 को ले लो। मतलब 25 में से तीनों को बोला कि तुम इन तीनों को ले लिया गया है, अब 22 लोग बचे हैं, और चूंकि तीनों को ले लिया गया इसलिए 7 लोग बचे हुए और लेने हैं, तो 22 में से 7 को लेना है। या फिर तीनों को मत लो, तो 25 में से उन तीनों का नाम ही हटा दो, तो 22 बचे, 22 में से 10 का चयन करना है। दो तरीके, फटाफट कैलकुलेशन करके मुझे जवाब दीजिए। तो देखो यार, ये जो 25 विद्यार्थी हैं, इनमें से आपको 10 विद्यार्थी का चयन करना है, और कंडीशन ये है कि 3 विद्यार्थी ने बोला है कि या तो हम तीनों जाएंगे या हम तीनों नहीं जाएंगे। तो इसमें दो केस बन सकते हैं। केस नंबर 1 के तीनों का चयन हो, तीनों का चयन हो। अब यहां चयन करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हमने पहले ही मान लिया कि ये तीनों आने वाले हैं, मतलब हम तीनों को चयन कर चुके हैं। मतलब किसी का फोन आया कि भाई इन तीनों को लेके जाना है, कुछ भी हो जाए, तो रख लिया, आप क्या कर सकते हैं, लड़ेंगे थोड़ी ना किसी से। तो 25 विद्यार्थी थे, उनमें से उन तीनों का चयन ऑलरेडी कर लिया गया है, तो एक ही तरीका होगा, इससे या तो कुछ है नहीं। तो अब बचे 22 विद्यार्थी, क्योंकि 25 में से 3 का चयन तो हो चुका है। 22 विद्यार्थी बचे हैं और उनमें से आपको 7 लेने हैं, क्योंकि 10 लोगों का टीम बनानी थी, है ना, 10 लोगों का दल बनाना था, और उसमें से 3 तो पहले ही आ चुके हैं। तो 22 में से 7 निकालना है, तो 22C7 कितना, 22C, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, तीनों का चयन ना हो, तीनों का चयन ना हो। अब तीनों का चयन ना हो, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो तीनों का चयन ना हो मतलब 25 में से उन तीनों को आउट कर दिया कि तुम फालतू हमें परेशान कर रहे हो कि हमें जाना है, हमें जाना है, हम तुम्हें ले ही नहीं जाएंगे, तीनों को लेके नहीं जा रहे। तो अब बचे 22, एक भी व्यक्ति का चयन नहीं हुआ है। अब मैं 22 में से 10 को निकालना है, तो ये हो जाएगा 22C10। अब एक बात बताइए, या तो आप तीनों का चयन कर लेंगे या तीनों का नहीं करेंगे। तो गुणा लगेगा या जोड़ लगेगा? जोड़ लगेगा। क्यों? क्योंकि या तो ये वाला केस करेंगे या ये वाला करेंगे। तो सीधा सीधा आंसर जो होगा वो ऐसा होगा कि या तो मैं 22 में से 7 को चुनूं, जब मैं तीनों को ऑलरेडी चुन सकता हूं, या मैं 22 में से 10 को चुनूं। इतना, इसके अलावा कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। सिंपल है यार, कोई मतलब क्रमचय संचय में लॉजिक अगर लग गया सही से तो सवाल सही है। एसेसिनेशन शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहे? तो अपन देखते हैं कौन कौन कितनी कितनी बार आया है। तो ए जो कि आया है 3 बार, 1 2 3। एस सवाल में बोला है कि चारों एस एक साथ रहने चाहिए, तो 4 बार तो आए होंगे, है ना, 1 2 3 4। उसके बाद आई है जो 2 बार आया है। उसके बाद एन है जो 2 बार आया है। और उसके बाद टी और ओ एक एक बार आए हैं, और ओ भी 1 बार। ठीक है, कितने हो गए? 4 4 8 12 और 13, तो 7 और 2 9, 9 और 4 13। सही है। अब देखिए, आपको बोला कि सभी एस को एक साथ रखना है, तो हमने सभी एस को एक डिब्बे में बंद कर दिया। सभी एस को एक डिब्बे में बंद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। क्यों? क्योंकि अपन डिब्बे में बंद जब करते हैं तो क्रमचय करते हैं डिब्बे के अंदर की संख्याओं का भी। तो डिब्बे के अंदर 4 जगह है, 4 जगहों पर चारों एस को रखने का तरीका 4 फैक्टोरियल। लेकिन क्या ये चारों एक जैसे हैं? तो 4 फैक्टोरियल से भाग भी देना पड़ेगा, इसीलिए 1। तो एक तो ये है, मतलब ये जो डिब्बे हैं, इन डिब्बों में आपने, इस डिब्बे के अंदर आपने चारों एस को रख दिया। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके पास 3 ए है, 1 2 और 3। ए आजाद है, ऐसा नहीं कि ए को एक साथ रखना है। उसके बाद 2 आई है, ठीक है। उसके बाद 2 एन है, ठीक है। और उसके बाद एक टी और एक ओ भी है। तो इन सभी को जमाने के कुल तरीके कितने?
तो एक तो डिब्बा, इसे 1 यूनिट कंसिडर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन सभी को जमाने के कुल तरीके 10 फैक्टोरियल। पर इसको ध्यान ही मत दो, इसका अपन यही निपटारा कर चुके हैं। ये 3 एक जैसे, ये 2 और ये 2, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब आपका जो फाइनल जवाब होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले एक डिब्बे के अंदर चारों एस को जमाने का तरीका वो तो है सिर्फ 1। उसके बाद चारों एस को बाकी अक्षरों के साथ जमाने का तरीका 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और आपका यही फाइनल आंसर होना चाहिए। बस इतनी सी है ये कहानी। तो आगे बढ़ते हैं फिर और बात करेंगे आज की समाप्ति की। तो आपकी इस तरह से क्रमचय संचय की एनसीईआरटी पूरी समाप्त हो जाती है। अगर आप इन वीडियोस को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इन्हें देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये चीज़ें सिस्टमैटिक फॉर्मेट में और अच्छे से मिल जाएगी। आप www.magnetbrains.com टाइप कीजिए गूगल पर जाकर, और वहाँ CBSE हिंदी माध्यम सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप CBSE हिंदी माध्यम को सिलेक्ट करेंगे, आपको कक्षा 11वीं पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर गणित विषय को चुनना है। ठीक है, अब भौतिक पढ़ेंगे तो भौतिक चयन करेंगे, रसायन करेंगे तो रसायन चयन करेंगे। जिस भी विषय का आप चयन करेंगे उसकी प्लेलिस्ट आपके सामने पूरी कुछ इस तरह से खुल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट खुलने के बाद आप यहाँ पर जिस चैप्टर को क्लिक करेंगे उसके बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। जिस टॉपिक के आपने क्लिक किया, या सारे ही टॉपिक मिलेंगे ना, जिस टॉपिक को क्लिक किया उसका वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। उसमें प्रश्नावली भी है, विविध उदाहरण भी है, विविध प्रश्नावली भी है। जिसे क्लिक किया हमारे सामने वो पूरा वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। बस उसके बाद एंजॉय कीजिए, क्योंकि हमारा भी यही मकसद है कि आप एंजॉय करते रहें। 100% पढ़ाई पूरी तरह से मुफ्त, बिना किसी खर्चे के। आपकी स्कूली शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। एनसीईआरटी का एक एक सवाल, एनसीईआरटी का एक एक प्रश्न, एक एक कॉन्सेप्ट, सब कुछ। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और साथ में वीडियो को और चैनल को जितनी भी चीज़ें हो लाइक वाइक करते रहो यार, हमें भी अच्छा लगेगा। कमेंट करते रहो, हमें भी अच्छा लगेगा कि आपको परेशानियां जो है वो भी दूर करेंगे और बहुत सी बातें करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।